हिमालय एकेडमी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। तो हमें ये देखना है कि भारत की जो स्थलीय भूमि है इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हिस्से की बात करें तो ये है ऊपर का जो पर्वतीय प्रदेश, वो इसके नीचे वाला ये जो ब्लू रंग में है, ब्लू कलर में है, ये कहलाता है उत्तर का मैदान। और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जो ये है मरुस्थलीय प्रदेश। और जो भारत के बीचों बीच है ये है प्रायद्वीपीय पठार। और भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके दोनों तरफ का जो हिस्सा है, तटीय जो हिस्सा है, ये है तटवर्ती जो मैदान वो या तटीय भाग। और इसके अलावा छठा जो भाग है वो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का द्वीपीय प्रदेश। इस तरीके से हमें भारत के भौतिक विभाजन में इसको 6 हिस्सों में बांटना है। कई जगह हो सकता है हमें 4 जगह में 4 टाइप्स में मिले डिवाइड, या हो सकता है 5 प्रकार में विभाजित मिले। तो हम इस मैप के अनुसार हम इसको 6 हिस्सों में बांटेंगे। तो हम शुरू करते हैं विभाजन को। पहला जो हिस्सा है वो है, देखो ये जो दोनों चीजें हैं ये और ये, अगर हम भारत को यहां देखें इस तरीके से, ये हमारा भारत है इस तरीके से, ये भारत है। अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पर मैदानी भाग आ गया और यहाँ पर आ गया आपका पर्वतीय प्रदेश। तो दोनों किस तरफ आ गए, ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। दोनों कहाँ आते हैं, उत्तरी प्रदेश में आते हैं। तो हम लिखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दूसरा है हमारा उत्तर का मैदान। इस तरीके से हमें यहाँ नोट करना है। तो नोट करते हैं हम यहाँ पर। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो है हमारा, हम साथ साथ यहाँ भी नोट कर लेते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है हमारा, ये रेड कलर में मैंने बना रखा है यहाँ से यहाँ तक। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नीचे होता हुआ नागालैंड तक ये फैला हुआ है। ये हमारा है पर्वतीय प्रदेश। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि जब हम इसके पार्ट लिखें तो बीच में ना आए। तो ये वो हमारा पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो हिस्सा है हमारा वो ये बीच वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी प्रदेश या मैदानी भाग। और तीसरा जो हिस्सा है ये रहा हमारा, इसे हम लिखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। और चौथा जो हिस्सा है हमारा ये पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय भाग, इसे हम कहेंगे तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। और बीच का जो खाली स्पेस है सारा सारा, इसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या पठार। इसके अलावा ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दोनों को अगर मिला के हम बात करें तो इन्हें कहा जाएगा द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। तो एक हमने बात कर ली पर्वतीय, दूसरा मैदानी, तीसरा हमारा मरुस्थलीय, चौथा हमारा तटीय, पांचवा हमारा प्रायद्वीपीय, छठा हमारा जो द्वीपीय प्रदेश है वो हमें इनको यहाँ पर नोट करना है। दूसरा मैंने आपको बताया उत्तर का मैदानी प्रदेश। और तीसरा जो भाग है हमारा वो है, जो मुख्य भाग है उनकी बात कर रहे हैं पहले, प्रायद्वीपीय प्रदेश। चौथा जो हमारा है वो है तटीय प्रदेश। और पांचवा जो है वो हमारा द्वीपीय प्रदेश। और छठा जो कई जगह हमें नहीं मिलता देखने को, वो है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ये मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के उत्तर और पश्चिम में फैला हुआ है, जो थार के मरुस्थल का हिस्सा है। तो हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन में लगभग इसको 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रायद्वीपीय प्रदेश, मैदानी भाग, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश में इसको बांटा है। हमें एक एक चीज की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक हिस्से की बात करनी है।
सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इस तरीके से विभाजन करते चलेंगे, उनकी विशेषता की बात हम करते चलेंगे। तो इसे एक बार रफ कर देते हैं। पहला हमारा प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पहला पार्ट जिसकी हम डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक बार इसको साफ कर देते हैं हम। यहाँ पर ये रहा इस तरीके से। ये पर्वतीय प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये आपका जो है उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश होता हुआ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ तक फैला हुआ है। ये मुख्य हिमालय कहलाता है। हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, इसका काल कब था, कब इसका जो उद्भव हुआ, इसकी उत्पत्ति के संबंधित जो मत हैं, उत्पत्ति से संबंधित मत, उनकी हम बात करेंगे। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी मिनिमम चौड़ाई, मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है वो बात करेंगे। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है वो हम बात करेंगे। और इसका आकार कैसा है वो हम बात करेंगे। तो सारी बातें हम यहाँ पर इसके बारे में करेंगे। इसका विस्तार जो है ये देखो आप, उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर या पूर्व की ओर ये विस्तृत एक पर्वतमाला है। इसका जो उद्भव हुआ, इसका जो काल है वो कहलाता है सेनोजोइक काल। सेनोजोइक काल के अंदर इसका उद्भव हुआ था। और इसकी जो लंबाई है वो कई किताबों में 2400 किलोमीटर और लगभग 2500 किलोमीटर मिलती है। जो लंबाई है वो मुख्य हिमालय की मिलती है। हम बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मुख्य लंबाई इसकी मिलती है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हिमालय पर्वतमाला हमारी ये स्थित है। तो हम एक एक चीज की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा है ये हिमालय पर्वत, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उसमें बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की। इसके नाम से स्पष्ट है कि एक तरीके से ये बर्फ का घर है। हिम प्लस आलय, हिम आलय या हिम का घर या जो बर्फ है उसका घर हिमालय। तो इसके काल की बात करते हैं। इसका काल कौन सा माना जाता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेनोजोइक काल इसका माना जाता है। सेनोजोइक काल इसका माना जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है इसकी 2500 किलोमीटर मानी जाती है। कई किताबों में, मैंने पहले बता दिया आपको, कई किताबों में 2400 किलोमीटर लंबाई इसकी मानी जाती है। ये 2500 किलोमीटर लंबाई कहाँ से कहाँ तक है तो हम देखते हैं कि ये जो हिस्सा है, देखो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो लाइन मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूँ ये है एलओसी, ये एपीजीएल है, ये एलओसी लाइन। और यहाँ पर एक ऊंची चोटी है, ये जो क्षेत्र जहां मैं डॉट कर रहा हूं, अभी बना रहा हूं, ये है पीओके। ये लिख देता हूं, ये एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर जो एरिया है उसके अंदर एक चोटी है जिसका नाम है, ये चोटी, इस चोटी का नाम है नंगा पहाड़ी, नंगा पहाड़ी। और इधर की हम बात करें, ये है अरुणाचल प्रदेश और ऊपर वाला हिस्सा तिब्बत का है। तो ये जो चोटी है इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा की पहाड़ी, नामचा बरवा की पहाड़ी। तो देखो ये उत्तर पश्चिम में जो है नंगा पर्वत, जो पीओके के अंदर जम्मू कश्मीर में, यहाँ से लेकर ये जो फैली पर्वतमाला है, लास्ट सिरा इसका कौन सा है, तो नामचा बरवा की पहाड़ी है, वो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। इसकी ये कुल लंबाई जो है वो है 2500 किलोमीटर। तो हम लिख देते हैं इसका जो पहला हिस्सा है नंगा पर्वत, वहां से शुरू होती है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत है कहाँ पर, पीओके के अंदर है, ये रहा। और हम अगर पूर्व की बात करें तो नामचा बरवा चोटी है वहां तक, नामचा बरवा चोटी। और ये है कहां पर आपकी, तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश, यहां तक ये फैली हुई पर्वतमाला है। इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। उसके बाद में बात आती है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई इसकी लगभग 6000 मीटर लिख देते हैं। एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर है। इसकी हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो आपको बता दूं मैं, उत्तर पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है,
और पूर्व की तरफ जाएंगे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी ऊंचाई कम है और जैसे पूर्व की ओर जाएंगे ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जैसे पूर्व की ओर जाएंगे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। यहाँ पर ऊंचाई कम है और जैसे पूर्व की ओर जाएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। दोनों बातें अपने आप में विपरीत हैं। उत्तर पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा ऊंचाई कम, पूर्व में चौड़ाई कम ऊंचाई ज़्यादा हमें मिलती है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह आकार इसका पता लगता है, दूसरा इन पहाड़ियों की ढाल यहाँ पर कम मिलेगी, ऊंचाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, और ये खड़ी पहाड़ियाँ हैं तो इनकी ढाल यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। ढाल ज़्यादा होगी तो बहने वाली नदियाँ मिट्टी का अपरदन भी ज़्यादा करती हैं, इस तरीके से यहाँ पर पहाड़ियों का अपरदन ज़्यादा होता है। तो चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इस प्रदेश में ज़्यादा और इस प्रदेश में कम है। मिनिमम जो चौड़ाई है वो लगभग मिलती है 160 किलोमीटर और मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो मिलती है लगभग 400 किलोमीटर मिलती है। तो हम यहाँ नोट करेंगे 160 किलोमीटर से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है। अब हमें बात करनी है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग पड़ता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। एरिया जो है इसका लगभग एवरेज आता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसके आकार की बात करते हैं, आकार कैसा है, तो आपको बता दूं इसका आकार जो है ऐसे है ये आकार, और ये हमारा एक चाप जो होता है जिसको हम इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, ये उस शेप के अंदर है। तो चापाकार बोल दें इसको, चाहे हम आर्क शेप्ड बोल दें इसको, इस रूप में ये बना हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा और गौर से देखें तो ऐसा मुड़ा हुआ है और ऐसी रस्सी बांधें तो ये बन गया हमारा धनुष। इसका मतलब इसका आकार कैसा है, धनुषाकार भी है। दूसरा, इसके दोनों टर्न पर यहाँ पर इस तरीके से मोड़ भी है, ये मोड़ भी है। ये जो मोड़ है इन्हें कहा जाता है हेयर पिन बैंड या टर्न, इनको कहा जाता है। तो पश्चिमी और पूर्वी जो छोर है इसका जो हिस्सा है वहां पर टर्न है, मोड़ है, जिन्हें कहा जाता है हेयर पिन टर्न। और इसका आकार जो है मुख्य जो इसकी पर्वतमाला में वो आर्क के समान है, चाप के समान, इसलिए कहा जाता है चापाकार, या धनुष के समान इसलिए कहा जाता है धनुषाकार। तो नोट कर लेते हैं हम दोनों ही नाम। आकार है इसका चापाकार या आर्क शेप, और एक और आकार मैंने भी बताया आपको धनुषाकार। धनुषाकार इसका आकार है। जो सिरों पे बैंड है वो कैसे बताया मैंने आपको, हेयर पिन टर्न जो है या बैंड जो है वो मोड़ मिलते हैं। तो नोट करते हैं, पश्चिमी व पूर्वी छोर पर हेयर पिन बैंड हमें देखने को मिलते हैं। वो अलग बात है कि जो मैंने आपको अभी बैंड बताए हैं इस तरीके से, ये मुख्य हिमालय हो गया, और ये जो टर्न है वापस ये दक्षिणावर्त टर्न है, नोट कर लेते हैं। ये जो पश्चिम और पूर्व छोर पे है इन्हें कहा जाता है दक्षिणावर्त मोड़ या बैंड कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा है, दोनों तरफ से नीचे की तरफ मुड़ते हैं। हम यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं और यहाँ तक छोड़ देते हैं इस तरीके से। ये मुख्य है, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये जो चोटी पड़ती है थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है वहां पे आपको दिखाई ना दे, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं। ये है इस तरीके से, और ये जो मैंने टर्न बनाया है ये टर्न हो गया। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ मैंने आपको चोटी बताई थी एक नाग पहाड़ी, यहाँ चोटी बताई थी मैंने आपको, वो है नाम चबरवा की पहाड़ी। इस बाकी बैंड वाले हिस्से को और इस हिस्से को कहा जाता है उप हिमालय। है हिमालय का हिस्सा ही, लेकिन इसे उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। उप हिमालय का मतलब ये जो यहाँ जो ये कट है बीच में, ये गार्ज है, इस गार्ज को कहा जाता है सिंधु गार्ज।
सिंधु गार्ज। और यहाँ जो गार्ज पड़ता है इस तरीके से, ये गार्ज जो पड़ता है इसे कहा जाता है दिहांग गार्ज, इसे कहा जाता है दिहांग गार्ज। ये सिंधु गार्ज हो गया, सिंधु नदी बहती है, उसके बाद में बाकी बचा हुआ हिस्सा दूसरा है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जिसे दिहांग गार्ज बाकी उप हिमालय से अलग करता है, ये भी दो हिस्सों में बढ़ता है। इस तरीके से ये दो हिस्से और ये दो हिस्से, इन्हें कहा जाता है उप हिमालय। इस तरीके से ये दोनों हिस्से, ये हिस्सा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, वहां समझा दूंगा मैं आपको। ये हिस्सा जो पहला है ये भारत में है और ये हिस्सा ये म्यांमार के अंदर है। इस तरीके से हिमालय को हमने मुख्य हिमालय और उप हिमालय के रूप में बांट दिया। ये उप हिमालय हमारे भारत का थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी ये म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और मुख्य हिमालय भारत के अंदर स्थित है, जो सिंधु गार्ज और दिहांग गार्ज के द्वारा अलग होता है। तो हम वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे मैप पर। तो ये मैंने बताया पश्चिमी पूर्वी छोर पर जो बैंड है उन्हें कहा जाता है दक्षिणावर्त बैंड या मोड़, और किस शेप में है, हेयर पिन जो होती है उसकी शेप में ये दोनों बैंड बने हुए हैं। तो ये नंगा जो पहाड़ी है, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये जो बैंड है, ये रहे वो बैंड, इस तरीके से ये। और एक तो देखो ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के अंदर एक शाखा ये और दूसरी शाखा ये इस तरीके से यहाँ पर म्यांमार में आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हो गया आपका उप हिमालय के रूप में हिस्सा बटा हुआ है। इनके नाम हम बाद में नोट करेंगे। आगे देखते हैं, जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कोई मत होगा तो हम बता दें, इससे संबंधित दो मत बड़े प्रसिद्ध हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोलवेताओं के अनुसार एक जर्मनी के जो भूगोलवेता थे जिनका नाम था कोबर, और एक अमेरिका के भूगोलवेता थे जिनका नाम था आपका हैरी हेस। उसके अलावा जो है मॉर्गन, उनके दो मत थे। कोबर का मत था भूसंगति का सिद्धांत, और हैरी हेस और मॉर्गन का सिद्धांत था प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। उन सिद्धांतों के अनुसार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो भी हम चर्चा करेंगे। उत्पत्ति से संबंधित मत, इससे संबंधित दो मत हैं, हम बात कर लेते हैं। पहला है कोबर का सिद्धांत, और दूसरा आता है हमारा हैरी हेस व मॉर्गन का सिद्धांत। दो सिद्धांत के बारे में हमें यहां पढ़ना है। तो इस सिद्धांत का नाम क्या था, कोबर के सिद्धांत का नाम क्या था, तो लिखेंगे हम भूसंगति का सिद्धांत। सिद्धांत, और इनका सिद्धांत क्या था, तो हैरी हेस ने अलग सिद्धांत दिया, मॉर्गन ने अलग सिद्धांत दिया, दोनों को मिलाकर एक सिद्धांत बनता है, उसी की हम बात करेंगे। हैरी हेस का सिद्धांत था सागर नीतल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसकी थी, हैरी हेस की थी, और मॉर्गन ने दिया था प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये। तो हमें दो सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। पहला है हमारा कोबर का सिद्धांत और दूसरा हमारा हैरी हेस व मॉर्गन का सिद्धांत। कोबर का सिद्धांत है वो है भूसंगति का सिद्धांत, इसे कहा जाता है जियो सिंक्लाइन थ्योरी, और दूसरा हैरीस मॉर्गन का सिद्धांत। इनके दो सिद्धांत हैं। हैरीस ने सिद्धांत दिया था सागर नीतल प्रसरण, और दूसरा है मॉर्गन का प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। लेकिन ज्यादातर प्रश्न में यही आता है कि हैरी हेस का प्लेट विवर्तन का सिद्धांत क्या है। दोनों का मिला जुला रूप है, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया है। एक ही बात से दोनों बातें
क्लियर होती हैं तो हम चालू करते हैं। पहले हमारा कोबर का सिद्धांत हम बात कर रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उस संदर्भ में हमने 2 वैज्ञानिकों के नाम लिए। कोबर थे हमारे जर्मनी के और हेलियस थे हमारे अमेरिका के, यूएसए के, इसे ये संबंधित थे। हम पहले बात करेंगे कोबर का भूसंगति का सिद्धांत या जियो संक्लियन थ्योरी। हम इसकी बात करते हैं। पहला हमारा कोबर का सिद्धांत। कोबर क्या कहते हैं उनकी हम जरा बात करते हैं। कोबर कहते हैं कि जो हिमालय का निर्माण हुआ वो इस प्रकार हुआ कि 2 बड़े स्थल भूखंड थे। ये रहा, इसका नाम है अंगारा लैंड, और दूसरा जो भूखंड है बड़ा, उसका नाम है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, इसके बीच में छिछला या उथला एक सागर था। उथला या, इस वर्णों से स्पष्ट होता है कि बीच में जो भी सागर था वो ज्यादा गहरा नहीं था। इसे कहा जाता है टेथिस भूसंगति या टेथिस सागर। कोबर ने इनको भूसंगति नाम दिया, सिंकलाइन इसको नाम दिया। कोबर ने कहा कि जो नदियां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नदियां आकर इसमें गिरती हैं इस रीति से, वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं। यहां भी नदियां जाती हैं, ऐसे नदियां जो जाती हैं कहाँ जाती हैं, टेथिस भूसंगति में वो अपने साथ अवसाद लेके जाती हैं, सेडिमेंट लेके जाते हैं। अवसाद मलबा जो है इस टेथिस भूसंगति में गिरता है और वो मलबा धीरे धीरे जमा होता है ऊपर की तरफ आ जाता है। उसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा ऐसा करके देखें तो यहाँ अंगारा लैंड और इधर गोंडवाना लैंड होगा, तो मेरे हिसाब से आपको बेहतर समझ में आ सकता है। जरा हम इसको इस डायरेक्शन में बना लें। ये रहा हमारा इस तरीके से अंगारा लैंड और ये रहा हमारा गोंडवाना लैंड। दोनों ही हमारे एक तरीके से क्या है, स्थलीय भूखंड है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर देता हूँ, आपने समझ में आ जाएगी बात सारी की सारी। ये जो है हमारी इस तरीके से ये भूसंगति है, ये हमारा अंगारा लैंड, और ये है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मैंने बताया कि यहाँ पर ये ऊंचा हिस्सा इस तरीके से अंगारा लैंड में, यहाँ से नदियां जाती है और इस प्रदेश में जाकर गिरती हैं। ऐसे अपने साथ क्या लेके आती हैं, ये अपने साथ ये अवसाद लेके आती हैं, सेडिमेंट लेके आती हैं, और वो मलबा धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो जाता है। नदियां यहाँ से भी आती हैं गोंडवाना लैंड से। ये नदियां भी अपने साथ क्या लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं या मलबा लेके आती हैं, सेडिमेंट लेके आती है, वो यहाँ पर इसको जमा कर देती हैं। काफी जमा होने के बाद में ये नीचे वाली परतें टूटती हैं और ये हिस्सा नीचे खिसकता है। इसे कहा जाता है अवतरण की क्रिया। इस क्रिया के फलस्वरूप ये वजन बढ़ता है और नीचे जाता है। एक समय ऐसा आता है कि नीचे का घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये नीचे जाने वाला या अवतरण की क्रिया कम हो जाती है। अब ये यहाँ पर ये हिस्सा इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। अवसाद की प्रक्रिया रेगुलर रहती है और इसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन। यह है अवसादीकरण। सेडिमेंटेशन इसे कहा जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इन दीवारों पर, जिसे कहा जाता है क्रेटोजन, ये भी क्रेटोजन और ये भी क्रेटोजन है, इन दीवारों पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता है तो ये जो हिस्सा है नदियों के नीचे वाला बिल्कुल कोर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा अंगारा लैंड का ये कोने वाला हिस्सा, और ये जो गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है, इन दोनों को जानते हैं अग्रभूमि के नाम से। अग्रभूमि, और ये भी अग्रभूमि है। लंबे समय के बाद में ये जो मलबा है ये है, इस पर दबाव ज्यादा होता है तो पूरा जिस तरीके से हम बात करें हमारी हथेलियों के बीच में अगर मलबा लेकर उसे दबाया जाए इस तरीके से,
उसे हम दबाएंगे तो मलबा बाहर की तरफ निकलेगा। अगर इन दोनों पर दबाव ज़्यादा होगा तो ये अवसाद जो है एकदम से सारा का सारा बाहर आ जाएगा और ऊपर आने के बाद में एक बड़ी पर्वतमाला का निर्माण होता है। ऐसे ये पर्वतमाला का ऐसे निर्माण होता है। अगर ये दबाव प्रोटोजन पर दबाव कम होता है तो ये जो पर्वत बनने की क्रिया होती है ये सिर्फ यहाँ पर इन छोर जो है अग्रभूमि जो है अंगारलैंड की यहाँ पर, और ये जो अग्रभूमि है किसकी, गोंडवानालैंड की, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से अवसाद का भूसंगति से बाहर निकलना ये पर्वतों का निर्माण करने का एक उदाहरण है। तो देखते हैं ये जो यहाँ पर पर्वत बन रहे हैं इस तरीके से ये वलित पर्वत बनते हैं। ये जो पर्वत बना है अंगारालैंड के किनारों पर या अग्रभूमि पर, इस पर्वत का नाम है कुलुनु पर्वत। और जो गोंडवानालैंड के इस छोर पे जो पर्वत बना है इसका नाम है हिमालय पर्वत। इसे कहा जाता है हिमालय पर्वत। मैंने दो बातें आपको बताई हैं। एक बात तो ये कि जब पूरा मलबा ऊपर आएगा वो किस कंडीशन में आएगा, जब प्रोटोजोन पर दबाव ज़्यादा दबाव होगा तो पूरा मलबा बाहर आ जाएगा। अगर प्रोटोजोन पर दबाव कम होगा तो इस सिरों पर जो है आपका अवसाद ये बाहर की तरफ आकर इस तरीके से पर्वत का रूप ले लेगा। इधर जो पर्वत बनेगा उसका नाम है कुनलुन पर्वत और इसका जो नाम है वो हिमालय पर्वत। अब रही बात बीज की, ये जो बीज का हिस्सा है ये समतल रह जाता है। ये जो है एक नए नाम से जाना जाता है, समतल भूमि है और इसे कहा जाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। इस तरीके से कोबर कहते हैं कि ये भूसंगति है और इसके एक तरफ कुनलुन पर्वत और दूसरी तरफ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, बीच में तिब्बत का पठार है। आपको इस नाम से थोड़ा बता दूं कैसे स्पष्ट करते हैं हम। देखो इसका जो इंग्लिश में नाम लिखा था हमने वो लिखा था जियो सिंक्लाइन थ्योरी, ये नाम हमने लिखा था। बड़ा आसान है, अगर इन चार शब्दों को हम उठाएं SYNC, ये इसको हम अपनी भाषा में लिखें तो ये बन गया सिंक। और सिंक घरों में होती है, घरों में जो सिंक होती है वो इस तरीके से खड़े ग्रुप में होती है, चारों तरफ उसमें स्लैब होती है, किचन का फर्श होता है। जैसे इसमें पानी आया, सपोज करो इसमें पानी आए और उस पानी के साथ मलबा मिट्टी आई तो इस सिंक में मिट्टी भर जाएगी और साथ जमा हो जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी पूरा ये मिट्टी वाला इस साथ गोबर आ जाएगा, उसके बाद मिट्टियां यहाँ पर इकट्ठी होनी चालू हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ चालू होती है या लागू होती है, इसे भूसंगति कहा जाता है। इसके इंग्लिश के नाम से आप समझ सकते हो कि सिंक को आप इसे जोड़ के देखोगे भूसंगति से तो आपकी सारी बातें याद रहेंगी। ये था हमारा कोबर का सिद्धांत, जिसमें हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार और कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ। अगर मैप में हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा हिमालय है और यहाँ पर पड़ता है तिब्बत का पठार और ऊपर यहाँ पर पड़ता है ये है कुनलुन पर्वत। तो स्पष्ट है ये किस तरफ है, हम कह देंगे ये है अंगारालैंड की तरफ। लेकिन निर्माण किससे हुआ है, हम कह देंगे इसका निर्माण हुआ है जो अवसादी है पदार्थ है या अवसादीकरण की क्रिया हुई है उससे इसका निर्माण हुआ है। इस तरीके से हिमालय का भी निर्माण इससे हुआ है। तो ये हमारा कोबर का सिद्धांत जो जिसका नाम था भूसंगति का सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी के रूप में जाना जाता है, इससे कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत और तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हेरी हेस का मॉर्गन का सिद्धांत, उसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें एक चीज और भी है, देखो जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्सा है नीचे का हिस्सा ये भूसंगति है और इस भूसंगति से धीरे धीरे मलबा इकट्ठा हुआ और बाद में पर्वतों का निर्माण हुआ, पर्वत बड़े बने। इस मलबे से ही पर्वतों का निर्माण हुआ, इसलिए कोबर ने इसको एक नाम दिया, इसे कहा भूसंगति को पर्वतों का पालना कहा।
या क्रेडल ऑफ माउंटेन। क्रेडल ऑफ माउंटेन इसको नाम दिया। भूसंतति को पर्वतों का पालना किस लिए कहा? क्योंकि जिस तरीके से इस अवसाद से पूरा पूरा पर्वत तैयार होता है, उस तरीके से पालने में छोटा जो बच्चा होता है वो भी उसी पालने से बड़ा होकर एक दिन मानव का रूप धारण करता है। आपको याद करना आसान रहेगा। पर्वतों का पालना किसने किसको कहा? तो हम कहते हैं कोबर ने भूसंतति को इसका पालना कहा। एक चीज और भी है कि कोबर ने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी पहले गर्म थी और बाद में वो ठंडी हो चुकी थी। गर्म थी तब ये इसका फैलाव ज्यादा था, जैसे ठंडी हुई पर पृथ्वी उसमें वलन की प्रक्रिया, पहली पृथ्वी का जो बाहर की शेप थी बिल्कुल सीधी थी, और जैसे पृथ्वी ठंडी हुई उसमें थोड़ा सा वलन आ गया। ये ऊपर का हिस्सा तो अंगारा लैंड गोल्डन लैंड का हिस्सा और बीच का जो हिस्सा है वो भूसंतति का रूप माना जाता है। पहले ये जब गर्म थी वो कंडीशन थी, और जब ये पृथ्वी ठंडी होगी तब इसकी ये कंडीशन हो गई, तो ये तो बन गई भूसंतति और ये बन गई ऊपर के पहाड़ या पठार। ये सिद्धांत जो गर्म और ठंडे वाला सिद्धांत दिया था ये भी किसने दिया था? कोबर ने दिया था। उसके बाद में आगे प्रक्रिया हमने कर ली। अब हमारा नेक्स्ट है हेलियस का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सिद्धांत है हमारा, उस सिद्धांत का नाम है हेलियस व मॉर्गन का सिद्धांत। हेलियस ने मॉर्गन ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। हेलियस का सिद्धांत था वो था सागर भूतल प्रसरण, और इसका जो सिद्धांत था उसका नाम था प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है इसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और ये जो सिद्धांत है ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमें बात करनी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करनी है। एक ही चीज है, यहां आ सकता है हेलियस का प्लेट विवर्तन का सिद्धांत या हेलियस का सागर भूतल सिद्धांत। तो हमें बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करनी है। इसमें मॉर्गन भी नाम आ सकता है और हेलियस का भी नाम आ सकता है। तो हमारा है प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। पूरी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसको लगभग बड़ी प्लेटों में, जो बड़ी प्लेटें हैं, यूरोपियन प्लेट हुई, ये हुई आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी सारी की सारी, ये हुई आपकी जो अमेरिकन प्लेट, इस तरीके से कुल मिला के बड़ी जो प्लेटें हैं वो लगभग मानी जाती है 6, और छोटी जो प्लेटें हैं लगभग उनकी संख्या मानी जाती है 20। इस तरीके से बड़ी और छोटी प्लेटें जो है कुल मिला के 26 और 30 के बीच में इनका आंकड़ा माना जाता है। प्लेटों की गति होती है, प्लेटें अपनी दिशा से किधर भी मूव कर सकती हैं। कोई प्लेटें ऐसे मूव कर रही हैं तो दूसरी प्लेट ऐसे मूव कर रही है, कोई प्लेट पूर्व की ओर है, कोई प्लेट पश्चिम की ओर मूव या गति कर रही है। प्लेटों का एक दूसरे की तरफ गति करना जो है वो 3 तरीके से होता है। मान लिया एक प्लेट ये है ए और एक प्लेट ये है बी। ए प्लेट बी की तरफ और बी प्लेट ए की तरफ गति करती है, इस गति को कहा जाता है या मोशन को कहा जाता है अभिसारी गति। अभिसारी गति। अगर ए प्लेट है और दूसरी प्लेट है ये बी प्लेट, इसकी गति इसके विपरीत हो रही है तो इसे कहते हैं अपसारी गति। दोनों की विपरीत दिशा में गति हो रही है तो इसे कहा जाता है अपसारी गति। और ऐसा भी हो सकता है कि ये है ए प्लेट और ये है बी प्लेट, इसकी गति ऐसे हो रही है, इसकी गति ऐसे हो रही है तो इसे कहा जाता है रूपांतरित गति। गति भी से कहा जाता है। अभी हमें जो बात करनी है प्लेट विवर्तन का सिद्धांत के अंदर,
इनके अंदर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आती है, इसका मतलब कौन सी गति हो रही है, अभिसारी गति इसमें होती है प्लेट विवर्तन का सिद्धांत के अंदर, जिसकी हम हिमालय की बात कर रहे हैं उसके अंदर। तो अभिसारी गति के तहत दो प्लेटें आपस में मिलती हैं। आप देखो इस तरीके से, ये बड़ी प्लेट है, इसका नाम है यूरोपियन प्लेट, और ये नीचे वाली जो प्लेट है ये इसे कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। इसका ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। बीच में ये जो सागर है इसे कहा जाता है टेथिस सागर, टेथिस सागर कहा जाता है। इस प्लेट की गति इधर हो रही है, इस प्लेट की गति, यूरोपियन प्लेट की गति हो रही है इधर दक्षिण पूर्व की ओर। दोनों प्लेटें ही कुछ समय बाद में आकर ऐसे मिलती हैं, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में आकर मिलती हैं, ये हिस्सा कम हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि ये जो भारतीय प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, भारतीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट जो महासागर के ऊपर तैरती है वो, और महासागरीय प्लेट का हमेशा घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये है स्थलीय भूमि की प्लेट और इसका घनत्व हमेशा क्या रहता है, घनत्व कम रहता है, घनत्व इसका कम रहता है। तो इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व क्या है, ज्यादा इसका घनत्व है। ज्यादा घनत्व हमेशा नीचे रहेगा और ये घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व जो है यूरोपियन प्लेट का कम है, तो ज्यादा घनत्व हमेशा नीचे रहता है भाग, और जो कम घनत्व वो ऊपर रहता है। तो ये ज्यादा घनत्व वाली प्लेट इस प्लेट के नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है प्लेट इस प्लेट के नीचे चली जाएगी और ये प्लेट ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से इस प्लेट के जब नीचे जाके ये लगेगी प्लेट, तो ये प्रभाव पड़ेगा, देखने को मिलेगा हमें, ये प्लेट और इसके नीचे जाके ये प्लेट ऐसे लग जाती है, ऐसे प्लेट ऐसे, तो ये प्लेट ऊपर उठ जाती है। इस प्लेट का उद्भव ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है और ये प्लेट नीचे चली जाती है। इस तरीके से ऊपर उठा हुआ भाग हमेशा नया एक पर्वत का निर्माण करता है, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण, इसका मतलब किससे हुआ है, यूरोपियन प्लेट जो है उससे इसका निर्माण हुआ है। और ये जो बीच का मलबा है टेथिस सागर वाला, ये ऊपर की ओर उभर के आता है और ये बनता है हमारा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। इस तरीके से हमने देखा कि जो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है उनमें दो प्लेटों का मोशन होता है, मूवमेंट होता है या गति होती है, वो गति कहलाती है हमारी अभिसारी गति। यूरोपियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर गति करती है और जो आपकी भारतीय प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो उत्तर की ओर गति करती है। दोनों प्लेट जहां जाके मिलती है, अधिक घनत्व वाली प्लेट जो हमारी भारतीय प्लेट है, जो महासागरीय प्लेट भी कहलाती है, वो जो यूरोपियन प्लेट है उसके नीचे जाके लग जाती है। यूरोपियन प्लेट ऊपर उठती है, ट्रांस हिमालय का निर्माण करती है। दोनों के बीच में जो टेथिस सागर था वो ऐसे उभार के रूप में ऊपर निकल आता है और इससे हिमालय का निर्माण होता है। इस तरीके से ये हिमालय का निर्माण इसमें हुआ है। तो हमने पढ़ा हेरी हेस का और मॉर्गन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, और एक पढ़ा हमने कोबर का सिद्धांत। इस प्रकार इसका निर्माण यहाँ पर इसे हुआ है। आपके प्लेट विवर्तन का या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा इसका सिद्धांत माना जाता है। तो आज हमने दो तरीके के सिद्धांत की बात की, हिमालय की काल की बात की, उत्पत्ति की बात की, आकार की बात की, लंबाई चौड़ाई की बात की, उसके क्षेत्रफल की बात की, उसकी औसत ऊंचाई की बात की। अगले टॉपिक में हमें बात करनी पड़ेगी कि ये जो ट्रांस हिमालय है, हमने लिख तो दिया ट्रांस हिमालय, इस पार्ट में हिमालय में ट्रांस हिमालय जो हमारा कहाँ है। दूसरा जो मुख्य हिमालय है ये कहाँ से कहाँ तक है, मुख्य हिमालय के कितने पार्ट हैं वो भी हम बात चर्चा करेंगे। 3 पार्ट है, वृद्ध हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। दूसरा पार्ट हमारा मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तीसरा हमारा शिवालिका। उत्तर से दक्षिण तरफ इनका ये विस्तार जो है, अनुदैर्ध्य विभाजन वो भी हम पढ़ेंगे, क्षैतिज विभाजन वो भी पढ़ेंगे, या प्रादेशिक विभाजन होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। इस तरीके से आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें हम इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें, उसके विभाजन की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, जो टॉपिक था हमारा भारत का भौतिक विभाजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।